तो स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारी पॉलिटी सीरीज की जो चल रही है हमारी पॉलिटी, उसका अगला लेक्चर है। और हमने पिछले लेक्चर में मौलिक अधिकार को एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। उसके बाद इस वीडियो को देखना, आप मौलिक अधिकार आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए जो आज जो मौलिक अधिकार जो बचे हुए हैं उनको अच्छे तरीके से करते हैं। तो पहले मौलिक अधिकार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दें। बताना क्या है कि ये मौलिक अधिकार जो हैं, ठीक है, ये हमारे जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमारे पास होते हैं। कैसे? जैसे अगर बच्चा गर्भ में है तो क्या होता है, तो हम उस बच्चे को क्या है अबॉर्शन नहीं करा सकते, ये इल्लीगल होता है। जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते होगे तो लिखा दिखता होगा यहाँ भ्रूण लिंग की जांच नहीं होती है, यानी कि बच्चा गर्भ में ही है और उसको जीवन जीने का अधिकार उसे गर्भ से ही मिलना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसके जीवन से संबंधित अधिकार है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो मौलिक अधिकार, जो भी हम मौलिक अधिकार पढ़ें, तो उनको पता क्या करना है, हर एक मौलिक अधिकार को अप्लाइड करना आना चाहिए आपको। ध्यान रखना, मतलब मौलिक अधिकार क्या, कुछ भी पढ़ें तो हमें उसको अप्लाइड, यदि अप्लाइड हो पा रहा है वो अप्लाइड, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अप्लाइड सेक्शन से ही बन रहे हैं। अब अप्लाइड करना कैसे है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में। जैसे कि हमने सपोज करो आर्टिकल 21 पढ़ा, इसमें क्या है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद क्या था, इसमें क्या है, हमारी जो निजी स्वतंत्रता है उसके भी बारे में बातें कही गई हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि विवाह करने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। अब ये तो किताब में है नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो निजी स्वतंत्रता है तो वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगी। और ये विवाह करने का अधिकार भी हमारी एक निजी स्वतंत्रता है। यदि हम 18 वर्ष के हैं तो हम अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि और एक अब आर्टिकल अब 19 की बात कर लो। ठीक है, 19 का की बात कर लेते हैं हम। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं हमें उनको अप्लाइड तरीके से पढ़ना है, ना कि रटने तरीके से नहीं कि आपने पढ़ लिया आर्टिकल 14 पढ़ लिया, विधि एवं समता के, मतलब जो विधि एवं उसके समक्ष समता का अधिकार, ऐसे तो है, आपको याद तो रखना ही है। लेकिन आपको एक सेंस में इस तरीका से भी याद रखना है, यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है और एक जो दूसरा पक्ष है उसको दबा रहा है, तो उसके किस अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि फिर विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो तो लागू ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीका से हमको पढ़ना है मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक आर्टिकल को आपको अप्लाइड करना सिखाऊं, जिससे क्या होगा, आपकी जो समझ होगी और जो थिंकिंग जो प्रोसेस होगा, थॉट प्रोसेस होगा, जो आपकी सोचने की क्षमता होगी, उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीका से मैं मौलिक अधिकार को कराऊं। ये हो गया हमारा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। ठीक है, अब फैक्ट किस सेंस में फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, और यदि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यदि मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो इन सब की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो पहले हल्का सा जूम कम करूं, थोड़ा आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए
तो पहले हम बात करते हैं इसी के बारे में। देखो, मौलिक अधिकार जो हैं ये भाग 3 में है। पहले तो क्वेश्चन आपको यही बन जाएगा कि मौलिक अधिकार जो हैं किस भाग में दिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। अब एक बात, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इसे? मैग्ना कार्टा का तात्पर्य है यह ऐसी घोषणा पत्र है जिसके द्वारा क्या है, हमें स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी मिलती है। अपनी मतलब जो कह सकते हैं अपनी बात रखने की आज़ादी, कहीं पर घूमने की आज़ादी, और कह सकते हैं हम कोई भी किसी सरकारी दफ्तर में जाने की आज़ादी। तो ये सब हमें क्या है, एक प्रकार का मैग्ना कार्टा है, मतलब घोषणा पत्र होता है जो ये निर्धारित करता है कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब ये महत्वपूर्ण किस सेंस में और हो जाता है? देखो, मौलिक अधिकार जो है एक सेंस में महत्वपूर्ण और होता है क्योंकि 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था। तो हमें पता था कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिससे क्या था कि हम पर असर पड़ा। आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ी होगी 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसमें अभी मूल अधिकार की बात कही गई थी। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार जो कह सकते हैं 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसी में नए नए आए हैं। ये क्या था, हमारी आज़ादी का जो चल रहा था दौर, उसमें जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी, उस नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। क्योंकि हमने वो सिचुएशन देखी थी, हमने वो परिस्थितियां देखी थी कि यदि किसी व्यक्ति की यदि स्वतंत्रता का हनन होता है तो किस प्रकार का दर्द होता है। क्योंकि व्यक्ति क्या खुद को हीन समझने लगता है। यदि हमने किसी व्यक्ति की यदि मौलिक अधिकारों का अर्थात उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया तो व्यक्ति खुद को हीन महसूस करेगा। वो खुद को ये महसूस करेगा कि मैं किस देश में रह रहा हूं। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। ठीक है, अब एक बात कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। इस शब्द का मतलब क्या है? देखो, इस शब्द का मतलब क्या है कि राजनीति लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको सरकार से बात करने की आज़ादी है। ठीक है, हम खुले तौर पर सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध ऐसा ना हो कि तनाव हो, सांप्रदायिकता हो, ऐसा विरोध ना हो। मतलब जो लीगल बात है वो अपनी बात रख सकते हो आप। यानी कि हम राजनीतिक लोकतंत्र को ये मौलिक अधिकार बढ़ावा देते हैं। अब चाइना में देखो आप, ठीक है, अगर हम चीन की बात करें तो चीन में तुम वहाँ की जो सरकार है, तुम उस सरकार के विरोध में कोई बात नहीं कर सकते, यहाँ पर उसके तुम विरुद्ध नहीं जा सकते। यदि तुम सरकार के विरुद्ध जाओगे तो तुम पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन भारत में नहीं है। भारत में क्या है, भारत में तुम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। अगली बात करें, हम एक और फैक्ट की बात करें, ये कहां से? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, इनके उद्देश्य क्या है? अब हमको भी ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनके उद्देश्य क्या है। देखो, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यानी कि सरकार हमें कानून की बनानी है, ना कि व्यक्तियों की। समझो अगर व्यक्ति की सरकार होगी तो तानाशाही हो जाएगी, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं होंगे। अगर सरकार कानून की होगी तो तुम्हारे सारे अधिकार क्या होंगे, वो बने रहेंगे। इसलिए क्या करना है, हमें व्यक्तियों की सरकार को नहीं बनाना है, कानून की सरकार को बनाना है। जहां पर यदि सरकार यदि कोई भी कानून बनाती है और कानून बनने के बाद ये अधिकार होना चाहिए बाकी जनता को, यदि कानून गलत है तो विरोध कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, समाप्त करवा सकते हैं। ये शक्ति जनता को होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की सरकार होगी तो वहां पर क्या होगा, हम विरोध नहीं कर सकते, जैसा कानून बना दिया हमको मानना पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। मूल अधिकारों का उद्देश्य यही है कि कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब आता है बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इनके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो आध्यात्मिक विकास कैसे होगा। आध्यात्मिक विकास जब 25 से 28 तक आप पढ़ोगे, यानी आर्टिकल 25 पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, किसी भी देवी देवता को, किसी भगवान को पूजने की बात कही गई है। आप किसी भी भगवान के रूप को पूज सकते हो। नैतिक विकास,
नैतिक विकास इसी संबंधित है, यानी कि कुछ हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य ये होते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे कि यदि आप बात करें, हम अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, ठीक है, ताकि उनमें यह भावना बनी रहे कि हमारी संख्या बेशक कम है लेकिन हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बौद्धिक यानी कि शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित अधिकार। भौतिक अधिकार क्या है? भौतिक अधिकार इस सेंस में भौतिक अधिकार है ताकि जो भारत में जो व्यक्ति हैं वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, अपने अर्थ को लेकर कर सके, और जो अपना जिस हिसाब से आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो सके, तो उनसे संबंधित है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेफिक्र रहिए आप। क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वहाँ से मैं आपकी बात करता रहूँगा। और हम अब आगे बात करते हैं हम संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखना, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस समय वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इसको हटाया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखो, अभी संपत्ति के मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा समझा देता हूं आपको, क्यों हटाया गया, कारण क्या था। यानी कि पहले तो ये मूल, जब 1950 में 26 जनवरी में जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तब ये संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों बनी कि हमको ये हटाना पड़ा? हटाना इसलिए पड़ा था क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद क्या था कि जो नेहरू की पॉलिसी थी वो समाजवादी पॉलिसी थी। और उस समाजवादी पॉलिसी के अंतर्गत ये होता है कि अगर क्या था, क्योंकि जमींदार थे, क्योंकि हमारे देश में क्या था, आज़ादी से पहले बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है। थोड़ा साफ करता हूँ इसको, तब समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, और उन जमींदार ये थे हमारे जमींदार थे। अब उन पर क्या था, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में संपत्तियां थी। क्या थी? संपत्तियां बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में थी। मतलब कह सकते हैं कि एक एक जमींदार पर 500-500 हजार बीघा जमीन थी। लेकिन नेहरू जी की पॉलिसी क्या थी कि जो समानता का सिद्धांत लागू करवाना चाह रहे थे, यानी कि संपत्ति ऐसा ना हो कि किसी एक ही व्यक्ति पर धन का संकेंद्रण हो। तो उन्होंने कहा था, इसी को देखते हुए उन्होंने क्या हुआ, पॉलिसी बनाई कि जमींदार लोग हैं उनकी संपत्तियों को क्या होगा, मतलब एक निश्चित संपत्ति रख सकता है जमींदार, एक निश्चित संपत्ति जमींदार रख सकता है। उसके बाद क्या करेगा, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है उस व्यक्ति को संपत्ति वो बांटी जाएगी। ये था। यदि आपने सूर्या मूवी देखी हो, जिसमें राजकुमार जी जो एक्टर बन के आए, उसमें कलेक्टर का रोल निभाया है उन्होंने, तो उसमें यही चीज दिखाई है। जब कलेक्टर को ही आदेश दिए गए थे कि भाई जिन जिन जमींदारों पर संपत्ति है वो अपनी संपत्तियों का बंटवारा करें, तो ये जमींदारों को भी, जब जमींदार पढ़े लिखे थे तो उन्होंने इस चीज को, अपने अधिकारों को हनन माना। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या था, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ये बात की गई थी। और आपके मौलिक, अब क्या हो रहा था, अब जमींदारों के मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा था। तो इसी के देखते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को राइट बात माना, सही बात मानी। तो क्या हुआ, फिर सरकार को क्या आने लगा, सरकार को समस्या आने लगी कि भाई अब कैसे करें, क्योंकि ये तो बार बार जा रहे हैं, स्टे लेकर के आ रहे हैं, जमीन को नहीं बंटवारा कर पा रहे। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पहला संविधान संशोधन करना पड़ा था और नवी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, नवी अनुसूची जोड़ी गई। अब इस नवी अनुसूची का मतलब क्या था, मैं अब जब आपको अनुसूचियां कराऊंगा तब बता दूंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। नवी अनुसूची जोड़ी गई क्योंकि अब ये लगने लगा था कि भाई अब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। नवी अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची की क्या विशेषता थी कि सरकार यदि कोई भी कानून बनाएगी तो क्या करेगी, इसमें डाल देगी, और इसमें जो कानून पड़ गया उसकी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, खत्म नहीं कर सकता। तो सरकार ने सहारा लिया इस अनुसूची का और जमींदारों की जो संपत्ति थी उनका बंटवारा कर दिया। इसी चक्कर में 1978 में जब संविधान का संशोधन हुआ तो हमने क्या किया, हमने संविधान के संशोधन के तहत
संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं एक बार इसको रिमाइंड करके सुनना, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद अब संपत्ति का जो अधिकार है अब कानूनी या विधिक अधिकार है, इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया और अब यह एक कानूनी या विधिक अधिकार है और भाग 12 में इसे डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। ध्यान रखना, अब जो तुम्हारी संपत्ति है वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वो कानूनी संपत्ति, यानी कि सरकार जब चाहे तब उस संपत्ति पर जो चाहे वो बना सकती है, बशर्ते आपको सरकार क्या होगी, मुआवजा दे देगी, आपकी संपत्ति का रेट दे देगी। लेकिन पहले क्या था, यदि यहाँ से रोड बनवाना है और आपकी संपत्ति यहाँ आ रही है तो रोड यहाँ से यहाँ निकलवाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, अब सरकार क्या करेगी, बेशक आपकी जगह आ रही है, जगह को तोड़ते हुए निकल जाएंगे हम और आपकी जो जगह है उसका आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए ये संशोधन करना पड़ा था, 44वां संविधान संशोधन। तो अब इसके बाद अब थोड़ा हम संशोधन की बात कर लेते हैं हल्का सा। संशोधन, कितने संशोधन अब तक हुए हैं इसमें, तो ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वही महत्वपूर्ण है, संपत्ति संबंधित था। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार। डिक्टो यही तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, यूपीएससी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और आप पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देख लेना, पीसीएस, वनडे एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। पहला है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तुमको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमको ये याद होने चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, वो 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब वो एक विधिक अधिकार है। उसके अलावा यदि हम थोड़ा बात करें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात करें हम, ठीक है, तो यदि विशेषताओं के बारे में, क्योंकि देखो वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, यूपीएससी और पीसीएस में संभावना है विशेषताओं से क्वेश्चन आने की। चलिए विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं को जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन इससे बनेगा। अब हम बात करते हैं कुछ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ नागरिकों व विदेशी दोनों के लिए हैं। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों के लिए नहीं है, दोनों के लिए, कुछ विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए भी हैं, और दोनों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला है असीमित नहीं, बाध योग्य हैं, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, असीमित नहीं है, बाध योग्य हैं। असीमित का मतलब, इनका मतलब यह है कि इनको सीमित किया जा सकता है। सीमित किया, जैसे कि अगर आपातकाल की स्थिति है तो इनको क्या है, कंट्रोल भी कर सकती है सरकार। ऐसा नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार मिल गए आप जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें तो मौलिक अधिकार मिल गया है तो हम जो चाहें वो करें। नहीं, यदि आपके मौलिक अधिकारों से यदि किसी दूसरे व्यक्ति या किसी को भी हानि पहुंचती है तो आपके मौलिक अधिकारों को कंट्रोल, सीमित कर दिया जाएगा उसी टाइम, और आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, यानी कि जो ये मौलिक अधिकार जो हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि राज्य सरकार मनमानी ना कर सके और उसके रवैये को कंट्रोल कर सकें। कैसे, जैसे सपोज करो यदि सरकार क्या हो, तानाशाही सरकार बन जाए, मतलब सरकार क्या करे, आपके अधिकारों को कंट्रोल करने लगे ज़्यादा। ठीक है, आपकी घूमने पर आज़ादी प्रतिबंध लगा दे, कई सारे मामलों में प्रतिबंध लगा दे, तो क्या होगा, उस सरकार के खिलाफ ये मौलिक अधिकार है ताकि सरकार क्या हो, सरकार एक कंट्रोल में रहे। और जो एक हम कहते हैं जैसे कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, तो वो संकल्पना तभी सिद्ध हो पाएगी तब राज्य पर कंट्रोल होगा। कुछ नकारात्मक जबकि कुछ सकारात्मक। अब यहाँ का मतलब क्या है, कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मामले में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पर तो हम प्रतिबंध लगा सकती है सरकार और कुछ पर प्रतिबंध नहीं लगते हैं, और न्याय उचित हैं ये, मतलब यानी कि यदि इनका हनन होगा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी कि ये वाद योग्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा है। आप सोचते होंगे कि हमको मौलिक अधिकार दे तो दिए हैं, लेकिन इनकी गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट बैठा है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने ही आपके जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। यह स्थायी नहीं है। इसका मतलब क्या है, स्थायी नहीं है का मतलब यह है
कि ये मौलिक अधिकार जितने दिए गए हैं उतने ही नहीं रहेंगे, इनमें संशोधन के माध्यम से इनको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, संशोधन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको मूल संरचना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो संविधान की मूल संरचना है उससे टकराहट ना हो। और यह यदि संविधान का पार्ट है या नहीं, तो यह निर्धारण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जैसे कि विधि की समझ समानता, यह जो कानून का शासन है, विधि के समझ समानता का अधिकार है, यह क्या है, यह संविधान की बेसिक संरचना का पार्ट है। अगर सरकार चाह कर भी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समाप्त नहीं कर सकती, ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आगे आएगा। उसके बाद यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित किए जा सकते हैं। देखो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें तो बाकी सब आर्टिकल निलंबित या फिर स्थगित हो जाएंगे। कैसे? देखो, 20 में क्या है, 20 में यह है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अब सपोज करो ये आर्टिकल क्यों छोड़े हैं, कारण क्या है? कारण ये है, आर्टिकल 20 क्यों छोड़ा है, कारण ये है कि देखो, अगर आपातकाल लगा है, ठीक है, और आपातकाल के दौरान यदि आपने कोई क्राइम कर दिया, अब आप ये कहो कि ये तो सारे समाप्त हो गए, अब भाई हम पर क्राइम हमने कर दिया तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? ध्यान रखना, यदि आपातकाल लगा है तो ये निलंबित नहीं होंगे। आपने कोई अपराध किया है तो आपको सजा मिल जाएगी उस दौरान भी, चाहे बेशक आपातकाल क्यों ना लगा। सही। उसके बाद आर्टिकल 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक, यह आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आर्टिकल 21 में क्या बहुत सारी बात जोड़ दी गई, जैसे कि इसमें क्या सोने का अधिकार भी है, प्रदूषण मुक्त जो हवा है उसे पाने का हमारा अधिकार है, तो बहुत सारी बात है इसमें। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल हो। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना आप। जैसे कि यदि हमें यह आशंका हो कि कोई विदेशी देश हम पर आक्रमण कर रहा है या युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तब 19 को भी स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 का इनके द्वारा कार्यान्वयन की सीमाएं हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 33, 34, 35 इनकी भी कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है।